नमस्कार दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हमारे देश के शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है और देश की आज़ादी के लिए क्या कुर्बानियां दी गई, इन सब का सबसे बड़ा एक नमूना है भगत सिंह। तो उन भगत सिंह के चरणों में मैं सादर प्रणाम करते हुए देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने वाले उन सभी परिवारों को, सभी योद्धाओं को, सबको मैं सादर नमन करता हूं। अपनी चर्चा आज किन बातों पे करूं, इस बात को लेकर मैं संशय में था। दो तीन विषय हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पहला, कि किस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो लोग कांग्रेस पे आरोप लगाते थे, कांग्रेस ने तो भले ही दुरुपयोग किया हो ना किया हो, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों ने पूरी तरह दुरुपयोग किया है। इसके उदाहरण स्पष्ट मिलते हैं। आप कांग्रेस के समय में नहीं दिखा पाएंगे कि कहीं पर भी उन्होंने किसी विरोधी दल को किसी तरह से फंसाने की कोशिश की हो किसी झूठे मामले में, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों में ये बड़े इत्मीनान से हुआ है। इसके बाद आइए, आज राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, शायद इन्हीं बातों को लेकर। दूसरा, भारत की अर्थव्यवस्था बर्बादी में जा रही है, देश को कंगाल किया जा रहा है, चंद पूंजीपत सब कुछ लूटने में लगे हुए हैं, और जब लूटने में लगे हुए तो इस देश की जनता भिखारी बन जाती है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि उन 80 करोड़ भिखारियों को 3 महीने और भीख में 5 किलो अनाज दिए जाएंगे। तो उस भीख को लेने के लिए वो तैयार रहे, क्योंकि आने वाले 3 महीने में चुनाव है। जो कई राज्यों में जो चुनाव है, उस चुनाव के कारण उसका फायदा ले रहे हैं। इसके बाद में संभव है उसके बाद भी बढ़े, क्योंकि उसके बाद भी कुछ राज्यों में चुनाव, फिर बाद में क्या होता है देखा जाएगा। चलिए, इसके अलावा तीसरी जो गर्त में जाती अर्थव्यवस्था है, उसके कारण क्या है, क्यों जा रही, और जब चीजें सस्ती होती तो उसका लाभ आपको नहीं दिया जाता है। ये सारे विषय हैं जिन पर आपसे बात करना चाहूँ। तो शुरुआत ही करता हूं कि किस तरह जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले आते रहे। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण 1977 में मिलता है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाती है, और उनके बाद में स्थिति ये होती है कि कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव हारने के बाद में, देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद में, वो बैकफुट पर आ जाती है। और उस स्थिति में जो सरकार बनती है, वो सरकार बनाने वाले, चाहे मोरारजी देसाई हो, कांग्रेस से ही टूट कर गए थे जो प्रधानमंत्री बने थे। उप प्रधानमंत्री जो बने थे बाबू जगजीवन राम, वो भी कांग्रेस पार्टी से ही गए थे। चौधरी चरण सिंह जो गए थे, वो भी कांग्रेस पार्टी से ही गए थे, गृह मंत्री बने थे। तो ये स्थिति है। अब क्या हुआ, सीबीआई के एक बड़े अधिकारी एमके सिंह को गिरफ्तारी का वारंट दिया जाता है कि जाइए इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करिए। और साहब, इंदिरा गांधी सरकारी आवास से निकाल दी गई थी, क्योंकि वो चुनाव हार गई थी। तो उनको वक्त भी नहीं दिया गया कि प्रधानमंत्री जो रह चुका है उसे कुछ महीने दे दिए जाए, लेकिन उन्हें सरकारी घर से निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया। और स्थिति ये थी कि उनके पास में ढकने के लिए छत नहीं थी, अपना एक मकान नहीं था, क्योंकि आनंद भवन जो था वो पंडित नेहरू जो अरबों रुपए का है, वो इस देश को दान दे गए थे। जो दिल्ली में उनके फोर फादर की संपत्तियां थी, वो इस देश को दान दे दी गई थी। और गंगाधर नेहरू जी की भी संपत्तियां दे दी गई थी, मोतीलाल नेहरू जी की भी दे दी गई। सब कुछ तो पंडित नेहरू इस देश को दे गए। तो बचा क्या था इंदिरा जी के पास, रहने के लिए घर भी नहीं था। और ऐसी स्थिति में जो पारिवारिक मित्र थे उनके, मोहम्मद यूनुस, उनके घर पर इंदिरा गांधी रह रही थी। तो आप समझिए, और फिर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने का होती स्थिति क्या है। गृह मंत्री उस समय चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह, और उन्होंने जिद पाल ली थी कि इंदिरा गांधी को हथकड़ी लगवानी। तो वो हथकड़ी के लिए तो नहीं, वो गिरफ्तारी के लिए। इंदिरा गांधी का नहीं, ऐसे नहीं गिरफ्तार हो,
हथकड़ी लगाई है। उन्होंने कहा गिरफ्तार करने आए हैं एनके सिंह ने कहा, उन्होंने कहा हाँ हथकड़ी लगाई, और उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, उनका करिए गिरफ्तार। ये इंदिरा गांधी थी। और उसके बाद में इंदिरा गांधी जो गई और सारी चीजें हुई वो सबको पता है। वो वही इंदिरा गांधी थी जो देश की आजादी के आंदोलन के लिए बाल सेना बनाकर लड़ी थी। ये वही इंदिरा गांधी थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, जो पूरे उसको उन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानियां उस परिवार ने इस देश की आजादी के लिए दी थी। तो आप समझिए उस इंदिरा गांधी के साथ ये हुआ था। और उस समय सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी। वो भी जनता दल में ही चले गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंघ है उसका विलय कर दिया गया था जनता पार्टी में। तो सब कांग्रेसी, भाजपाई, संघी और ये जितने सब हैं सब मिल करके बने थे। यही इतिहास। और उसके बाद में क्या हुआ? उन्होंने कहा 92 साल पुरानी कांग्रेस 30 साल हुकूमत में रहकर 77 में विसर्जित हो गई, कांग्रेस तो खत्म हो गई। और यह भविष्यवाणी सरकारी मीडिया के जरिए भी की जा रही थी। सीबीआई की जो ईडी आज आई हुई है उसके सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा था। और फिर इस तरीके से करके किस तरीके से, और श्रीमती इंदिरा गांधी की बहू श्रीमती सोनिया गांधी जिन दिनों अभी बीमार थी, उनके जो है पोते जो है राहुल गांधी, वो देश के लिए संघर्ष करने के थे और अपनी नानी के देखभाल का जो उस पे थी, बेड पे थी, इलाज करा रही थी, उनकी देखभाल करने का भी जिम्मा था। प्रियंका गांधी कौन देखे, लेकिन मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसी संघी सरकार ने क्या किया? उनको, बीमार श्रीमती गांधी को, राहुल गांधी को, सबको कई कई दिन, कई कई घंटे बुला करके परेशान किया। और अंततः होता वही है। तब भी वही हुआ था, आज भी वही हो रहा है। तब भी सारे मुकदमे झूठे पाए गए थे, सारे आरोप झूठे पाए गए थे, और भगवान चाहेगा तो ये भी झूठे पाए जाएंगे, क्योंकि कोई तथ्य है नहीं। और शायद यही वजह है। तो आप समझिए, आज राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हैं, देश जोड़ने निकले हैं। और जब देश जोड़ने निकले हैं तो आपको देखना होगा कि कैसे वो किस तरीके से लोगों से वो कर रहे हैं और लोगों की आवाज बन रहे हैं। इसको आप देखिए कि वो आवाज बनते हैं लोगों की, किस तरह से आवाज बनते हैं कि उनसे बेरोजगार मिल रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं, बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं वो, कि बीजेपी से बेटी बचाओ। उसके बाद किसान मिल रहे हैं कि किसान अपनी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, दिव्यांग मिल रहे हैं कि दिव्यांगों के साथ में किस तरह धोखा किया गया है, छोटे दुकानदार मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें बर्बाद कर दिया गया। मनरेगा मजदूरों के साथ बात हो रही है कि कैसे उन्हें काम ही नहीं मिल पा रहा है। मछुआरे मिल रहे हैं कि कैसे उन्हें बर्बाद कर दिया गया। ऑटो चालक मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे बर्बाद किया गया है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मिल रहे हैं। तो आप समझिए ये है। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी प्रेम बांटते चल रहे हैं। ऐसा प्रेम बांटते चल रहे हैं कि हर कोई उसमें बिल्कुल जिसे कहेंगे भाव विभोर हो जाता है और ये देखता है कि आखिर हो क्या रहा है। उदाहरण देखिए आप। तो ये है, ये राहुल गांधी का तरीका है। बच्चे रोने लग रहे हैं उनसे मिलके, उन्हें लगता है कि हाँ कोई अपना मिल जा रहा है और क्या है। तो ये है राहुल गांधी। और राहुल गांधी के साथ मिलकर के, और बच्चे दूर से आवाज देते हैं, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी। राहुल जी कहते हैं आ जाओ, आ जाओ। आप समझिए, सुरक्षा के लोगों को जरूर तकलीफ होती है, परेशानी होती, पता नहीं कौन व्यक्ति हो, क्या हो। उनके पिता के साथ ऐसे ही तो हुआ था। एक माला पहनाने आई थी और उसने माले के साथ बम फिट कर, तो कहीं ऐसा ना हो उस फूल में या उस गुलदस्ते में या किस चीज में क्या हो। तो यह एक डर होता है, और वो डर निश्चित रूप से होता है। तो इस डर के बावजूद राहुल गांधी जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं कहां क्या हो, उन्हें देश से फिक्र है, देश के लोगों की फिक्र है, जनता की। तो यह इंदिरा गांधी का पोता है, और इस पोते की यह ताकत है।
तो बाबू जगजीवन राम ने एक चीज कही थी, जब लोगों ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई, बाबू जगजीवन राम ने कहा था, जो कि उस समय उप प्रधानमंत्री, कहा कांग्रेस खत्म नहीं हो सकती, कांग्रेस तो लोगों के रगो रग में बसी है, और वो कांग्रेस तो गांधी गांधी। तो यही, तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से कांग्रेस को तोड़ने की कोशिशें होती हैं। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। कुछ कांग्रेस के अंदर बैठे लोग इसी तरह करते हैं और कुछ बाहर से करते हैं। तो दोनों ताकतें मिलकर के कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कांग्रेस तो रग में बसी है इसके। आज देश की स्थिति क्या है? अर्थव्यवस्था इतने गर्त पर चली गई है कि रुपया हमारा करीब 82 रुपए का हो गया, मतलब $1 82 रुपए का हो गया। और जब $1 82 रुपए का हो जाए तो निश्चित रूप से चिंता करने का विषय बनता है। क्यों? क्योंकि रुपया जब इस तरह से बढ़ता है, इस तरीके से घटता है और उसकी साख गिरती है, तो क्या होता है? इसको लेकर नरेंद्र मोदी तो बहुत कुछ कहते रहे हैं, अब इसको लेकर के कांग्रेस भी कह रही है, और कांग्रेस इसको लेकर के बड़ा स्पष्ट बताती है कि रुपया को गिरा करके किस तरह से आप बर्बाद करते हैं। वो आप सुनिए। वो जो कभी गिरते रुपए को प्रधानमंत्री की आबरू और साख से तोलते थे, मैं जानना चाहती हूँ वो मोदी जी आज अपनी साख और क्रेडिबिलिटी को किस धरातल, किस पाताल लोक में खोज रहे हैं। ये रुपया न सिर्फ गिरकर 82 की तरफ है, अब तो शतक लगाने की तैयारी करता हुआ दिखता है। वही रुपया जो एक साल पहले तक 73 पे था, आज 82 के आसपास है। वही रुपया जो मोदी जी को 58 रुपए 62 पैसे पे मिला था, आज 82 की कगार पर है। वही रुपया जिसके टूटने के चलते महंगाई बढ़ी। और मैं बता देती हूँ कैसे। अगर आप पिछले साल तक कोई चीज का आयात करते थे, $1 के मुकाबले 73 रुपए लेते थे, अब 82 देंगे, 9 रुपए ज्यादा। वो 9 रुपए आप खाने की थाली से, रोजमर्रा जीवन की चीजों से हटके जा रहे हैं और महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। क्या सरकार कुछ नहीं कर रही? नहीं जी, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। तो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है, वो लगभग $100 बिलियन खाली हो चुका है। $642 बिलियन का पिछले साल तक था, अब 545 पर आकर गिर गया है। पिछले एक महीने में $26 बिलियन कम हो गए हैं। $571 बिलियन से $545 बिलियन हो गया। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो पैसा लगाया जा रहा है रुपए को मजबूत करने में, और रुपया जो है मजबूत होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि सरकार ने उपभोग, निवेश और नौकरी का जो चक्र है उसको तोड़ दिया है। तो टूटता रुपया महंगाई बढ़ा रहा है। अब ये कहते हैं कि ये निर्यात एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, बिल्कुल गलत। एक्सपोर्ट तो 1% से बढ़ रहा है, इंपोर्ट 37% से बढ़ रहा है। तो बताइए मुझे ये कैसे अच्छा है एक्सपोर्ट के लिए? फिर ये कहते हैं 2013 में रुपया टूटा था, बिल्कुल टूटा था। 2013 में वैश्विक कारणों के चलते 58 से गिरकर रुपया 69 पर पहुंचा था। लेकिन 4 महीने के अंदर यूपीए की सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने मिलकर रुपए को वापस 58 पर लाए, और जो $12 बिलियन विदेशी निवेश छोड़कर चले गए थे, $35 बिलियन वापस लाया गया। हम सिर्फ मोदी जी से एक ही गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़कर। आपको इवेंट बनाना अच्छा लगता है, लेकिन रुपए के शतक का इवेंट ना बनाने की होड़ में लग जाए, क्योंकि होड़ तो इस समय रुपए और 100 में लगी हुई है। आपकी साख जो थी वो आपने रुपए के साथ तो आप समझ सकते हैं कि मोदी ने अपनी साख, जो कहते थे कि प्रधानमंत्री की साख से जुड़ा हुआ है, तो 2 कौड़ी की कर ली है। तो मोदी की जब साख 2 कौड़ी की हो जाए तो रुपया निश्चित रूप से 82 क्या 100 पहुंचेगा। वो भी आप दिन देखिएगा, क्योंकि कभी एक समय था आप सोच नहीं सकते थे कि पेट्रोलियम के दाम जो है इस तरह से बढ़ेंगे। लेकिन आज पेट्रोलियम की स्थिति यही है। आज स्थिति यह है कि पेट्रोलियम के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी जानिए और इस चीज को जाने, और उसका लाभ जो जब वैश्विक रूप से आपको पेट्रोलियम के दाम में फायदा मिला है, छूट मिली है, और उसका फायदा यह है कि सस्ता मिल रहा है। जब इतना सस्ता हो गया और तब भी आप उसका लाभ अपने देश के लोगों को देने को तैयार नहीं है, तो इस पर क्या कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए। इसको लेकर के जरूरी है कि जाना जाए कि क्या है स्थिति। तो मैं इस पे मैं आपको इसको सुनाता हूं कि किस तरीके से रुपए को जो है बर्बाद करके
क्या किया जा रहा है इसको जान लीजिए। तो रुपया बर्बाद करने की पूरी रणनीति चल रही और इसको लेकर के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए कांग्रेस पार्टी के जो बड़े विद्वान लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, उनमें से एक है, तो उन्होंने क्या कहा, इसको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से 38 रुपए सस्ता हुआ है, सॉरी $38 सस्ता हुआ है क्रूड ऑयल, और उसके बाद आपको चमन्नी उसका फायदा नहीं मिल रहा है, ये एक सबसे बड़ी चीज। कितना सस्ता होने के बाद नहीं मिल रहा। $38 मतलब आप 82 से गुणा कर दीजिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो यह है स्थिति। और वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ LIC जो 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कंपनी थी, उसको नरेंद्र मोदी ने, जो 2014 में 35 लाख करोड़ की थी, उसको आते आते अभी पीछे जब उन्होंने उसका IPO निकाला तो उसे 6 लाख करोड़ की उसकी लिस्टिंग कराई, और 6 लाख करोड़ वैल्यू होने के बाद में अब आज स्थिति क्या, उसका शेयर 629 रुपए पे आ गया, और 629 रुपए पर आने के बाद में भाव से 35% टूट चुका है। अब आप समझिए, तो LIC की जो रेट था उसका उन्होंने किया क्या, आज वो 4 लाख करोड़ रुपए की सिर्फ कंपनी बची है। तो आप समझिए 52 हफ्ते में ही 4 लाख करोड़ की कंपनी हो गई जो 6 लाख करोड़ की थी। तो किस तरीके से लूटा जा रहा है, क्योंकि इसके 2 लाख करोड़ की लूट हो गई, उसके पहले 35 लाख से वो 6 लाख करोड़ की हो गई। आप समझ लीजिए तकरीबन 30 लाख करोड़ पहले आपने लूट लिए, अब ये लूट लिए। और इसके बाद में एक चीज, भारत की बैंकों पर जो कर्ज आपने 12.5 लाख करोड़ का सबका माफ कर दिया इन बड़े पूंजीपतियों का, उसकी बात नहीं करता हूं जो बैड लोन था। उसके बाद में अब नया बैड लोन खड़ा हो गया है, कितने का, 8.25 लाख करोड़ का। 8.25 लाख करोड़ का नया बैड लोन खड़ा हो गया है, जो कि पूंजीपतियों ने कर्ज लिया और वापस नहीं कर रहे हैं बैंकों का। आप समझिए किसी प्राइवेट बैंक का तो नहीं ऐसा हो रहा है, आपका ही क्यों हो रहा है? क्योंकि आप गलत चीजों की, गलत धारणाओं पे, गलत स्थितियों में ले जा रहे हैं। जब व्यापार नहीं चलेगा, दूसरी चीजें नहीं चलेंगी, रोजगार नहीं होगा, कोई चीज होगी नहीं, आमदनी होगी नहीं, तो उस स्थिति में आदमी क्या करेगा, कहेगा नहीं देना, या ये दिवालिया घोषित कर दिया, और क्या करेगा, और जाके दूसरे कंपनी के पैसे से ऐश करेगा, जाके कोई लंदन में करेगा, कोई कहीं करेगा, कोई अमेरिका में करेगा, कोई कनाडा में करेगा। जब तक आप कार्रवाई करेंगे तब तक वो निकल लेगा। तो हुजूर ये स्थिति। इसके बाद में आप एक और चीज समझिए, आपने कहा जब नोटबंदी की कि आप तो उस पर हमला बोल रहे हैं, आप खत्म कर देंगे, काले धन को खत्म कर देंगे, आतंकवाद को खत्म कर देंगे और सारी चीजें, तब आपने किया। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि 9.25 लाख करोड़ के नोट जो है चलन से गायब है। देश में जिस समय नोटबंदी की गई तो 7.5 लाख, पौने 18 लाख की करेंसी थी हमारे पास, और उसके बाद में 32 लाख की आपने करेंसी छाप दी, और ये छापने के बाद में उससे इतना पैसा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी तो आपने तैयार कर दी, उस समय कोई ब्लैक मनी थी या नहीं थी वो तो आप नहीं पकड़ पाए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, RBI का डाटा कह रहा है। तो आप इस तरीके से लूट रहे हैं, और इस तरीके, दूसरी तरफ आपके कारपोरेट मित्र जो हैं, अदानी अंबानी, किस तरीके से बढ़ रहे हैं, इस पर मुझे क्या कहना है। उनको किस तरीके से जल, जमीन, जंगल सब पर कब्जा किया जा रहा है। अभी इस समय छत्तीसगढ़ में खदान के नाम पर जिस तरीके से आपके जो तत्कालीन जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनके समय में जो NOC दे करके और केंद्र सरकार से कहा गया कि नहीं यहां कोयला है और उसको दे दीजिए, कोयला मंत्रालय ने अलॉट करने किया, लेकिन तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इसे रोक दिया था। अब उसको आप सुप्रीम कोर्ट ले गए और सारी चीजें करके, और आज आपने जब बघेल ने और राहुल गांधी ने उसको रुकवा दिया, तो उस स्थिति में आपने क्या किया? आपने किया ये कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करके उनके पक्ष में वो करा दिया कि हाँ वो काट डालें, और आज जंगल कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, और ये सारी चीजें हो रही। तो आप इससे समझिए क्या है स्थिति।
और वहां नक्सली के नाम पर यदि स्थिति है, वो विरोध करते हैं तो आपकी सीआरपीएफ उन्हें मार डालती है, उन लोगों को जो सचमुच आंदोलनकारी है, ना कि नक्सली है। तो यह स्थिति है। वहीं आप जिस तरह से कर रहे हैं, आज स्थिति यह है कि देश महंगाई के मार से बुरी तरह से बदहाल है, और उसके साथ साथ बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, और भुखमरी का सबूत आप ही दे रहे हैं कि 3 महीने के लिए आपने 5 किलो अनाज का बढ़ा दिया। इसका मतलब है आदमी 5 किलो अनाज खाने की स्थिति में नहीं आ पाया, इतने उसके बाद भी नहीं आ पाया। तो यह स्थिति है। और आप देखिए, जब आप रुपए की बात करते हैं तो नेहरू काल की बात कर लीजिए। 1950 से लेकर 1964 तक नेहरू जीवित थे। 1 रुपए का $1 होता था, मतलब 4 रुपए 76 पैसे का $1 उन्हें मिला था। 4 रुपए 76 पैसे का अंग्रेजों के समय, और नेहरू जी के समय में वही रहा, आखिरी तक वही रहा, 64 तक। उसके बाद में शास्त्री जी के काल में थोड़ा सा बढ़ा, और वो $1 के मुकाबले 6 रुपए 85 पैसे हमें देने पड़ रहे थे। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये थोड़ा और बढ़ा, और 8 रुपए 74 पैसे में $1 हमें मिलने लगा। और चौधरी जो देसाई, मोरारजी देसाई का काल था, और चौधरी चरण सिंह का जो काल था, उसमें सिर्फ उतने तीन साल में स्थिति क्या हुई, $1 जो है वो हमें 9 रुपए 86 पैसे का हो गया। और फिर इंदिरा गांधी आई तो इतनी बुरी अर्थव्यवस्था हो गई थी कि $1 के मुकाबले हमें 11 रुपए 36 पैसे देने पड़ रहे। राजीव गांधी काल में उसको सुधारने में, जो कर्ज और सब चीज अदा करने की स्थिति आई, सारी चीजें करने में स्थिति ये हुई कि 16 रुपए 23 पैसे का $1 हो गया। बीपी सिंह के काल में जो स्थिति हुई, और वो चंद्रशेखर के काल में तो स्थिति क्या हुई कि 24 रुपए 74 पैसे का $1 हो गया। और उसके बाद में नरसिम्हा राव काल आया, और उसमें जब मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में आए, उन्होंने सुधार, आर्थिक सुधार की बात करी, तो उस समय डॉलर जो है 35 रुपए 43 पैसे का हो गया। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, देवगौड़ा गुजराल की, और ये सारे पूरे कार्यकाल की सरकार हो, तो पहले कार्यकाल में जो था अटल जी के, वो 36 रुपए 36 पैसे का $1 हुआ। और फिर अटल जी के दूसरे कार्यकाल में ये 48 रुपए 61 पैसे हो गया। और मनमोहन सिंह जब गए सत्ता छोड़ के, तो $1 58 रुपए का था, और आज कितने का है? $1 58 रुपए का था, और आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यह $1 82 रुपए का है। तो आप समझ सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया गया है। और इन सब चीजों को आप जब समझेंगे तो आप जानेंगे भविष्य में आपके बच्चों का, आपका, सबका सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। आपको फंसाया जाता है हिंदू, मुस्लिम, जाने किस चीज में, और पीएफआई और दूसरे और सब में। क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति यह है कि आप पर पीड़ा में खुश होते हैं। कांग्रेस के और कांग्रेस के अलावा दूसरे गैर कांग्रेसी सरकारों के जो 65 साल रहे, उन 65 साल की सरकारों के दौरान आप ये समझ लीजिए, इस देश में बना है, बिगड़ा कम है। लेकिन कांग्रेस के ही यदि आप 59 साल की बात करेंगे, तो कांग्रेस के 49 साल में के शासन में जो है सारी चीजें सिर्फ बनी हैं, बिगड़ी नहीं। लेकिन क्या होता है, जब नरेंद्र मोदी का ये 8 साल आता है, और इसके दौरान सिर्फ बर्बाद हुआ है। क्या बर्बाद हुआ है? अब जो आपकी उपलब्धियां हैं वो है कि जनता खौफ में है, पर पीड़ा से लोग खुश हो रहे हैं, दूसरे की पीड़ा से खुश हो रहे हैं। जो दूसरे की पीड़ा से द्रवित होना सिखाया गया है हमारे धर्म में, वो उसकी बजाय उस पर खुश होते हैं, छीन लेने पर खुश होते हैं। क्या इससे ये छीन लिया, इससे ये कर लिया, इससे ये कर लिया। दबा देने से खुश होते हैं, क्या उसे दबा दिया, इस जात को दबा दिया, इस धर्म को दबा दिया, इससे खुश हो रहे हैं। डरा देने से आप खुश हो रहे हैं, और बंद कर देने से खुश हो रहे हैं। तो यह आपकी है, और जब यह नीयत आपकी बन जाए तो बर्बादी आपकी तय है। मोदी तो झोला लेके आए थे, और झोले में भर के जाएंगे, और झोले में नहीं, बड़े बड़े कंटेनरों में भर के लेके जाएंगे। लेकिन आप कंगाल होके रह जाएंगे, और आपकी कंगाली की उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी है।
आपकी बेटियों की आबरू लूटेगी और लूटने वाले भारतीय जनता पार्टी के होंगे। चाहे जहां पर देख ले, चाहे जिस राज्य में देख ले, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मिजोरम हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, बिहार हो, ये जहां भी बात करिएगा वहां पर आबरू को लूटने वाले, आपकी बेटियों की इज्जत लूटने वाले भारतीय जनता पार्टी के। इसीलिए कल राहुल गांधी ने अपना दिन अंकिता भंडारी को समर्पित किया और नारा यही था, तख्तियां यही थी कि बीजेपी से बेटी बचाओ, बीजेपी से बेटी बचाओ। तो इस स्थिति में आपने लाके खड़ा कर दिया। तो यदि सच को हम वक्त रहते, अभी भी वक्त है, नहीं पहचाने तो बर्बादी में हमारा जाना तय है। और इस बर्बादी की पूरी कहानी लिखी जा चुकी है, स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है। अब बर्बाद होना, जितना आप बचे हैं, आपके तन के कपड़े बचे हैं, वो भी उतारे जाएंगे और फिर आप नंगे होकर के, खड़े होकर के मांगेंगे कि हमें कपड़े दे दो, हमें खाना दे दो, हमें दे दो। तो भिखारी तो आप बन चुके हैं। 80 करोड़ भिखारियों का देश है, भुखमरी का देश है, बेरोजगारी का देश। अब और क्या बनाना है? अब ये बलात्कारियों का देश भी बन गया है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो भारतीय बलात्कार पार्टी हो गई है और यह इसकी पहचान। इसलिए आपको पहचानना होगा, जानना होगा, समझना। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।